हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 7 है, समकालीन विश्व में सुरक्षा, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इस वीडियो में पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वह वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना चाह रहे हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 हमने बना दिया था जैसा कि मैंने बताया, और इस पार्ट 2 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या हैं, और परमाणु प्रसार संधि 1968 उसे देखेंगे। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या होता है, आतंकवाद, सहयोगमूलक सुरक्षा को समझेंगे, और अंत में देखेंगे भारत और भारत के समक्ष सुरक्षा की रणनीतियां। तो पार्ट 2 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके। पारंपरिक तरीके को हमने पार्ट 1 में बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया था, जिसके अंतर्गत बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा थे। तो यहाँ देखेंगे कि सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या थे। लिखता है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में ऐसा स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए। हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए, यानी जो हिंसा होती है उसको कम से कम और लिमिटेड होना चाहिए। उनका जो हिंसा है, हिंसा करना असीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हिंसा किए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी देश को उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। यानी किसी देश को युद्ध कब करना चाहिए, तो किसी देश को युद्ध उचित कारणों या फिर आत्मरक्षा के लिए, यानी मान लीजिए कि कोई किसी देश ने किसी देश पे आक्रमण कर दिया, जैसे मान लीजिए कि भारत पे ही चाइना ने आक्रमण कर दिया था 1962 में। तो आत्मरक्षा की जब बात आ जाए, बिना कहे सुने किसी देश ने किसी देश पे आक्रमण कर दिया हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में आप हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अथवा दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में मानवाधिकार को उल्लंघन किया जा रहा हो, मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, तो दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए भी आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड रूप में। ठीक है, सीमित होना चाहिए, यथासंभव सीमित होना चाहिए, पहले ही बता दिया गया। ठीक है, तो ये जो है युद्ध की स्थिति, युद्ध जो होते हैं इन सारे कारणों से होने चाहिए, और हिंसा का इस्तेमाल जो है सीमित रूप से करना चाहिए। युद्धरत सेना को चाहिए, जो युद्ध में यह शामिल है, युद्ध कर रहा है, तो युद्ध में शामिल हुए सेना को यह चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को ना मारे। यानी जब भी कभी युद्ध होते हैं तो युद्ध के भी बहुत सारे नियम्स होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो वही बता रहा है कि युद्ध जब भी होते हैं तो युद्ध में जो भी सेना शामिल होते हैं उनको यह चाहिए कि जो संघर्ष विमुख शत्रु हैं, जिनके पास मतलब कि जो संघर्ष में शामिल है वो भी युद्ध कर रहा है, सामने जो शत्रु है, सामने जो सेना है और उसके पास हथियार नहीं है, तो उसे छोड़ दे, यानी उसे मारे नहीं, क्योंकि वो संघर्ष हथियार विहीन है, क्योंकि उसके पास हथियार नहीं है, तो आप उसे नहीं मार सकते हैं। ठीक है, निहत्थे व्यक्ति वैसे व्यक्ति जो आम हो, आम नागरिक हो, आम निवासी हो, तो आप उसे भी नहीं मार सकते हैं, क्योंकि युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है, दो देशों की सेनाओं के बीच में हो रहा है। तो सेना को सेना ही मारेगा, आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ आत्मसमर्पण करने वाले जो सैनिक होते हैं, मान लीजिए कोई सैनिक है, उसके पास हथियार नहीं है और वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि हम तो मारे जाएंगे, तो अगर वो आत्मसमर्पण करना चाह रहा है तो उसे आप नहीं मार सकते हैं। तो ये यही बता रहा है कि युद्धरत सेना को ये सारे नियम फॉलो करने चाहिए।
सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितने बल का आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। यानी ऐसा नहीं हो कि सेना अंधाधुंध अपने बल का प्रयोग कर रहा है, गोली बरसाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता है। ऐसा नहीं है। वो जो सैनिक होते हैं, सेना को चाहिए कि आत्मरक्षा के लिए ही अपने बल का प्रयोग करे, अपने शक्ति का प्रयोग करे। बल प्रयोग तभी किया जाए, वास्तव में बल प्रयोग तभी करना चाहिए जब बाकी उपाय असफल हो गए हों, अनसक्सेस हो गए हों, यानी जब सभी उपाय फेल हो जाए तो पावर का इस्तेमाल करें, बल का प्रयोग करें, हथियार का इस्तेमाल करें। ठीक है। अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने, अस्त्र नियंत्रण मीन्स जितने भी हथियार बनाए जाते हैं उनको कम करने या फिर न के बराबर लाने के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने अथवा उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना होता है। कुछ कायदे कानूनों को पालन करना होता है। ठीक है। लिखता है कि सन 1972 में, सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। क्या लिखता है? लिख रहा है कि सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, 1972 में एक संधि हुई जिसका नाम था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, और इस संधि के माध्यम से अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। यानी इस संधि के माध्यम से जो सोवियत संघ थे और जो अमेरिका थे, इन देशों को रोका गया बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रयोग करने से। ठीक है। अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई संधियां की हैं। यानी अमेरिका और सोवियत संघ की बात करें, हम सभी जानते हैं कि ये विश्व स्तर पे दो महाशक्तियां हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण के लिए, यानी हथियारों पर नियंत्रण लगाने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल ना किया जा सके, हथियार जो बनाए जा रहे हैं अंधाधुंध, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कई सारी संधियां की गई हैं। जिसमें सबसे पहला है सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2। दूसरा है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि। तीसरा है परमाणु अप्रसार संधि 1968। चौथा है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972। और अंतिम है केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992। तो ये सारे संधियां हैं जो अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा किए गए हैं, जिसमें अन्य सारे देश शामिल हैं। कुछ तो ठीक हैं, कुछ भेदभावपूर्ण हैं। तो ये सारे संधियां रहे जो अस्त्र नियंत्रण की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गया, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि में आखिर कौन से प्रावधान किए गए थे जिसके कारण ये इतना हाईलाइटेड हो गया? तो लिखता है, जिन देशों ने 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या फिर उनका परीक्षण कर लिया था, यानी उनका ट्रायल कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। देखिए ध्यान से समझिएगा, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं। लिखता यही है कि जिन देशों ने 1967 से पहले, यानी 1967 से पहले जो भी देश परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु बम बना लिए थे, या फिर परमाणु बम बना लिए और साथ साथ उनका परीक्षण भी कर लिया, उनका ट्रायल भी कर लिया, तो उन देशों को टेंशन नहीं है, उन देशों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो जो देश हैं परमाणु हथियार रख सकते हैं, उनको रखने की अनुमति दी गई। किन देशों को? तो वैसे देश जो 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए या फिर उनका ट्रायल कर लिया, उनका परीक्षण कर लिया, तो इन देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी गई। ठीक है। लेकिन जो देश 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए या फिर उसके 1967 के बाद तक नहीं बना पाए थे परमाणु बम, या फिर उनका इस्तेमाल परीक्षण नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को, परमाणु हथियारों को रखने के अधिकार से वंचित कर किया गया। यानी 1967 के बाद जो भी देश परमाणु बम नहीं बना पाए थे, उन्हें परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई। और वहीं 1967 से पहले जो परमाणु बम बना लिए थे, हथियार बना लिए थे या फिर उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें रखने की अनुमति दी गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। ठीक है। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणुविक युद्धों को समाप्त तो नहीं किया। यानी जब ये संधियां आई, परमाणु अप्रसार संधि, तो परमाणु अप्रसार संधि ने ऐसा नहीं हुआ कि परमाणु से संबंधित जितने भी युद्ध थे उन्हें रोक दिया, उन्हें समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या जरूर कम कर दी। यानी
इस संधि के माध्यम से ऐसा जरूर हो गया कि कई देश परमाणु बम बनाने से वंचित रह गए, परमाणु बम को खरीद नहीं पाए या फिर बना नहीं पाए या फिर उनका परीक्षण नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे परमाणु प्रसार संधि था। तो परमाणु प्रसार संधि ने परमाणु युद्ध को तो परमाणु युद्ध कह रहे हैं, परमाणु युद्धों को तो समाप्त नहीं किया, यानी परमाणु युद्ध के जो चांसेस हैं वो तो खत्म नहीं हुए, अभी भी परमाणु युद्ध हो सकते हैं क्योंकि अधिकांश देशों के पास परमाणु बम बने हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन इस संधि के माध्यम से एक खास बात यह निकल कर आती है कि इसने अन्य देशों को, जो निम्न क्लास के जो देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन्हें परमाणु बम हासिल करने से जरूर रोक दिया। ठीक है, लिखता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में यह बात भी मानी गई है कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग अथवा सैन्य बल के आशंका से संबंध है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ऐसा माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। ठीक है, सैन्य बल के इस्तेमाल से जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, उसको खतरा पहुंचता है। किसमें? तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में, और सैन्य बल से सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पार्ट 1 वाले में वीडियो में भी बताया था कि सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है उसके अंतर्गत सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, ऐसी बात की जाती है, और साथ ही साथ सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम भी रखा जा सकता है। आगे देखेंगे सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो लिखता क्या है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से संबंधित नहीं है। जो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैन्य खतरों से ही संबंधित है, सैन्य खतरों से सिर्फ संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा के पारंपरिक धारणा में भू क्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भित माना जाता है। यानी जो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा है उसमें विशेषकर भू क्षेत्र को और जो संस्थाएं होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन सभी को राज्य के संदर्भ में माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा जो होते हैं थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा व्यापक होता है। ठीक है, लिखता है आगे कि सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। बात भी सही है कि ऐसा नहीं है सिर्फ राज्य की जरूरत, सिर्फ राज्य को ही सुरक्षा की जरूरत है, इसके अलावा व्यक्ति हो या फिर कोई समाज हो या फिर कोई संस्था हो या फिर कोई वस्तु हो, उन सभी को सुरक्षा की जरूरत है। मानव, विशेषकर समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। आगे लिखता है कि मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा, एक तरफ मानवता की सुरक्षा जिसमें सारे आम नागरिक आ जाएंगे, विश्व के जितने भी मानव हैं, मानव प्रजाति वे सभी आ जाएंगे, एक तरफ तो मानवता की सुरक्षा और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा में जितने भी देश में वर्ल्ड में कंट्री है, सभी देश शामिल हो जाएंगे। तो ये जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होने का मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, यानी जब तक दोनों की सुरक्षा नहीं हो जाती तब तक हम सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। यानी एक दूसरे के पूरक होने का मतलब कि एक दूसरे के कारण, एक दूसरे के न होने से वो एक दूसरे अधूरे हैं, तो ये स्वयं कहते हैं पूरक। तो अगर सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा है और मानवता की सुरक्षा नहीं है तो भी ये पूरे नहीं है। एक तरफ मानवता की सुरक्षा है और राज्य की सुरक्षा नहीं है तब भी पूरे नहीं है, यानी दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरक उसी को कहते हैं। यानी एक दूसरे के बिना जब अधूरे होते हैं तो पूरक होते हैं, और दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, आगे लिखता है लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। एक बात ये भी सही है कि मान लीजिए कि हमारा राज्य सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित हो। ये तो 100% श्योर नहीं है कि वहाँ की जनता भी सुरक्षित होगी, नहीं ना। नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो, ये भले हो
कि नागरिकों, उनके संविधान में लिखा गया हो कि नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की जरूरी शर्त हो और प्राथमिकता हो, लेकिन इतने भर को पर्याप्त सुरक्षा माना जाएगा? नहीं माना जा सकता है। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ, अगर छोटे दायरे की बात करें, एक छोटे से अर्थ निकालने का भी अगर प्रयास करें कि आखिर मानवता का सुरक्षा है क्या, तो मानवता की सुरक्षा का एक संकीर्ण अर्थ लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है। यानी अगर मानवता की हम थोड़ी सी भी परिभाषा देखें तो इसमें साफ लिखा गया है कि व्यक्तियों को हिंसक खतरों से बचाना है, खून खराबे से, मार काट से बचाना है। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैराकारों का तर्क है। यहाँ दो दो जो दिए गए हैं, दो तर्क दिए गए हैं। पहला कि एक संकीर्ण अर्थ लेने वाले, तो संकीर्ण अर्थ लेने वालों में पैरोकारों को क्या कहना है? तो पैरोकारों का कहना है कि जो सॉरी हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाना होता है। एक तरफ तो ये हो गया। दूसरी तरफ जो मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेते हैं, जो एक बड़े स्तर पे सोचते हैं, उनका अर्थ होता है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी और आपदाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इनका भी बात कहना सही है, क्योंकि चूंकि होता क्या है कि हम हमेशा जो होते हैं, हमेशा खतरा तो सैनिकों से नहीं हो सकते, दूसरे देशों से तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर अकाल से कोई व्यक्ति मरता है, महामारी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, उससे कोई मरता है, या फिर आपदा ही आ जाता है, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो खतरा ही है। इन खतरों को भी, इन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं सुरक्षा की सूची में? खतरों की सूची में इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। तो यही जो दूसरे पैरोकार हैं, दूसरी तरफ के विचार रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका यही कहना है कि अकाल हो, महामारी हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए मानवता की सुरक्षा में। क्योंकि युद्ध क्योंकि युद्ध हो, जनसंहार हो, आतंकवाद साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग तो अकाल हो या फिर महामारी या फिर प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। यानी जितने लोग युद्ध में नहीं मरते, आतंकवाद में नहीं मरते, उतने लोग तो भूखे मर जाते हैं या फिर बाढ़ में बह जाते हैं या फिर महामारी बीमारी के कारण मर जाते हैं, ठीक है। यानी कहीं घातक तो ये सारे फैक्ट्स हैं, क्या अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। यानी मानवता की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो व्यापकतम अर्थ देखें तो आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जो वर्ल्ड लेवल पे खतरे हैं, उन खतरों जैसे वैश्विक ताप वृद्धि, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, दिन पे दिन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो ये हो गया वैश्विक ताप वृद्धि। ये एक क्या है? तो विश्वव्यापी खतरा है। इससे किसी एक देश को खतरा नहीं है, बल्कि विश्व के सभी देशों को खतरा है, ठीक है। और इसे निपटा भी जा सकता है जब विश्व के सभी देश एक मंच पे एक साथ आएंगे, तभी निपटा जा सकता है। दूसरा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो, यानी विश्व के हर देश आतंकवाद से जूझ रहा है। सभी देशों में कहीं ना कहीं थोड़ी और बड़ी आंशिक रूप से या फिर बृहत्तर रूप से देखा जाए तो आतंकवाद तो हर देश में है। या फिर एड्स की बात कर लें या फिर बर्ड फ्लू की बात करें, ये सभी महामारियों के मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की अवधारणा उभरी, ठीक है। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि ये समस्याएं इतनी बड़ी हैं, वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, इन सभी जो बीमारियां हैं या फिर महामारी है या फिर जो इतने भी खतरे हैं, विश्वव्यापी खतरे हैं, इनसे कोई भी देश क्या होता है, अकेले नहीं लड़ सकता, इन समस्याओं का समाधान अकेले नहीं कर सकता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमें विश्व के एक मंच पे, सार्वजनिक मंच पे एक साथ आने की जरूरत होती है, हमें सम्मेलन करने की जरूरत होती है, हमें अपनी बातों को, समस्याओं को निपटाने की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जरूरी हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। अब हम देखेंगे आतंकवाद
तो लिखता है आतंकवाद का अर्थ क्या है, तो आतंकवाद का अर्थ राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है, नागरिकों को मार देता है, नागरिकों को जान ले लेता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और उसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई भी महान अर्थव्यवस्था वाला देश हो, सभी देशों में आतंकवाद एक मूल जड़ बना हुआ है उसके विकास में। ठीक है। तो कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह से बल प्रयोग अथवा बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं और बदल भी लेते हैं। कभी कभी जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को भी निशाना बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए भारत का ही एग्जांपल लेते हैं। भारत में अभी किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और आतंकवादी समूह, जैसे कोई भी आतंकवादी समूह हो सकता है। तो मान लीजिए कि भारत में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार आतंकवादियों को ठीक नहीं लग रहे हैं, तो आतंकवादी क्या करेंगे कि कोई भी एरोप्लेन को हाईजैक कर लेंगे और कहेंगे कि भारत में इसकी सरकार नहीं रहेगी, उसकी सरकार लाओ। तो अपनी बातें मनवा सकता है बल प्रयोग की धमकी देकर। ठीक है। या फिर किसी भी रूप में जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है, यानी लोग बदनाम हो, लोगों की बेइज्जती हो, यहाँ के जितने भी नेतागण हो उनको बेइज्जती हो, वहाँ के प्रशासन बदनाम हो, इसके लिए नागरिकों को, आम वहाँ की जो जनता है उसको निशाना बनाया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ठीक है। और आतंकवाद जो होते हैं नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों अथवा संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरणों की बात करें तो विमान अपहरण, जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें हाईजैक कर लेना, ये सबसे फेमस है और ये सबसे घातक भी है। तो ये विमान अपहरण कर लेते हैं, रेलगाड़ी, होटल, मंदिर, बाजार या ऐसी अन्य जगहों पर बम लगा देते हैं और यहाँ बम लगाकर विस्फोट करा देते हैं, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। क्योंकि इस जगह भीड़ भाड़ वाली होती है, रेलगाड़ी हो, रेल स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, होटल, मंदिर हो, बाजार हो, तो यहाँ बम लगाकर इन्हें उड़ा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व के देशों में देखने को मिली हैं। यूरोप हो, दक्षिणी अफ्रीका हो, जिसे हम लातिनी अफ्रीका में अमेरिका सॉरी लातिनी अमेरिका को हम दक्षिणी अमेरिका ही कहते हैं, तो चाहे दक्षिणी अमेरिका हो या फिर दक्षिणी एशिया हो, ये सभी देशों में आतंकवाद ज्यादा देखने को मिले हैं पिछले कुछ वर्षों में। तो यहाँ पे हमारा आतंकवाद का टॉपिक खत्म हो चुका है। अगला जो टॉपिक है हमारा है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा मतलब हम किस प्रकार से सहयोग के दायरे को बढ़ाकर सभी देश एकजुट होकर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं, सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। लिखता है सुरक्षा पर मंडराते अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत है। यानी सुरक्षा पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, खासकर अपारंपरिक खतरे, तो उनसे निपटने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए हमें सैन्य संघर्ष की जरूरत नहीं है, हमें आपसी सहयोग की जरूरत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपसी सहयोग की जरूरत होनी चाहिए। हम जब एक साथ मिलेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हमें खतरे को हटाना है, खतरे से निपटना है, तभी तो हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे। आगे लिखता है कि गरीबी मिटाने की बात हो, तेल तथा बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति की बात हो, तो इन्हें बढ़ाने के लिए या फिर आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। लिखता क्या है कि चाहे तो गरीबी मिटाने की बात हो, तेल, बहुमूल धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, या फिर आप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन करने की बात हो, या फिर महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, यह तो कहना मुश्किल है। यानी इसमें जो सेना होंगे, सैनिक होंगे, कितना हमें मदद कर पाएंगे, कितना सहयोग पहुंचा पाएंगे, यह तो कहना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन वस्तुतः ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार की जाएं। सहयोग द्विपक्षीय, द्विपक्षीय का मतलब होता है दो देशों के बीच में। जब दो देश
पर्सनली अगर कोई काम करते हैं या फिर व्यापार के लिए कुछ संधि करते हैं तो उसे हम कहते हैं द्विपक्षीय, यानी दो देशों के बीच। क्षेत्रीय का मतलब होता है कि अपने आसपास के जितने भी देश हैं उनसे सहयोग करना, संगठन बनाना, तो उसे हम क्षेत्रीय कहते हैं। या फिर महादेशीय मीन्स एक कॉन्टिनेंट लेवल पे, एक महादेश के लेवल पे, ठीक है। या फिर वैश्विक स्तर मीन्स पूरे वर्ल्ड में। तो जो ऐसे मामले हैं, ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार किए जाएं। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का ये सारे जो मामले हैं हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जो रणनीतियां तैयार की जाएंगी। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय, लिखता है कि सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर स्वयंसेवी संगठन जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, रेड क्रॉस हो गया। निजी संस्थाएं और धार्मिक संगठन भी शामिल होते हैं, और विशेषकर धार्मिक संगठन के साथ साथ मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन। व्यवसायिक संगठनों की अगर बात करें तो व्यवसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां मीन्स जो फेमस सेलिब्रिटीज हैं, जिसमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए, मदर टेरेसा हो गए, जो बहुत पहले फेमस थे, अभी भी फेमस है, उस दौरान अपने कालक्रम के अनुसार बहुत फेमस रहे थे। तो ये सभी जो जानी मानी हस्तियां हैं ये शामिल हो सकती हैं किसमें, तो सहयोग मूलक सुरक्षा में। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त, यानी कई सारे संगठन शामिल हो सकते हैं, कई सारी महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल हो सकती हैं, व्यवसायिक संगठन शामिल हो सकते हैं, और इन्हीं के माध्यम से सहयोग मूलक सुरक्षा को बरकरार रखा जा सकता है। आगे लिखता है, सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर बात ना बने, सुरक्षा को बरकरार ना रखा जा सका, सभी सीमाएं लांघ दी जाएं, तो ऐसा नहीं है कि हम टुकुर टुकुर मुंह देखते रहेंगे, नहीं। इसमें भी अंतिम उपाय के रूप में हम बल प्रयोग कर सकते हैं, पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अंतिम टॉपिक जो हमारा है, भारत और भारत के समक्ष सुरक्षा की रणनीतियां। रणनीति का मतलब होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग मीन्स कि हमें किस प्रकार से भारत को एक सुरक्षित देश बनाना है, विश्व के अन्य देशों से, विशेषकर पड़ोसी देशों से हमें सुरक्षित रहना है। तो लिखता क्या है कि भारत को पारंपरिक जिसमें विशेषकर सैन्य मामलों में सैन्य सुरक्षा की बात करता है, तो भारत को पारंपरिक और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है, हम सभी जानते हैं। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी, यानी भारत को तो अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह की सुरक्षा का सामना करना पड़ा है, ठीक है। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक है, यानी भारत की जो सुरक्षा नीति है उसके 4 बड़े घटक है। 4 बड़े घटक में 4 बड़े फैक्ट्स हैं जिसके कारण भारत की सुरक्षा नीति बरकरार है और भारत की सुरक्षा नीति इतनी अच्छी है। और अलग अलग वक्त में इन्हीं 4 घटकों को हेर फेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है, यानी सुरक्षा की, भारत में सुरक्षा की क्या प्लानिंग है, इन 4 घटकों की मदद से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला घटक की अगर बात करें तो लिखता है सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी आपके देश में जितना ज्यादा सेना होगी उतने ज्यादा बॉर्डर्स पे सेना लगे रहेंगे। और खासकर सेना की संख्या जरूरी नहीं है, सेना की जो क्वालिफिकेशन है, जो सेना की क्षमता है, फिजिकल जो इफिशियंसी है, उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि आपकी सेना जो है कितनी सक्षम है, विश्व की कितनी मजबूत सेनाओं में आप शामिल होते हैं। तो सैन्य क्षमता को मजबूत कराना सबसे पहला फैक्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहते हैं। विशेषकर हमने पाकिस्तान के साथ तो खुद 4 बार युद्ध कर लिया है। 1947, 1948 में किए एक बार, 1965 में, 1971 में और 1999 में, 1999 में भी हमने युद्ध किया था इसके साथ। तो ये तो 4 युद्धों में अकेले पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, और चाइना ने भी हम पे 1962 में आक्रमण कर दिया था। तो हमने कई सारे युद्ध झेले हैं। तो इस स्थिति को, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सैन्य क्षमता को मजबूत करना तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत
तो भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश हैं, यानी भारत के चारों अगर देखा जाए तो चीन में भी परमाणु बम है, पाकिस्तान में भी परमाणु बम है, तो विशेषकर दुश्मन देशों के पास तो परमाणु बम है ही। तो भारत चारों तरफ से परमाणु बमों से लैस देश से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले को उचित ठहराते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया है, यानी भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, भारत सरकार ने यह कह दिया है कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के पास ऑलरेडी पहले से परमाणु बम है, तो कम से कम हम अपनी सुरक्षा के लिए तो इसे रख सकते हैं। भले ही हम इसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, अन्य किसी भी देश पे इसे पहले नहीं छोड़ा जाएगा, इसे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, भारत ने सन 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया और दूसरा परमाणु परीक्षण भी लगे हाथों 1998 में कर लिया राजस्थान के पोखरण में। तो भारत ने अभी तक 2 परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, 1974 और 1998 में राजस्थान के पोखरण में। अब जो दूसरा सुरक्षा का घटक है वो ये है कि अपने सुरक्षा के हितों को बचाने के लिए, भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि भारत को अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना होता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण जिसे हम डीकोलोनाइजेशन कहते हैं, और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायती की। यानी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, हम सभी जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, अनौपनिवेशीकरण, निरस्त्रीकरण इन सभी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर भी जोर दिया। यानी जो नेहरू थे उनका मानना था कि वर्ल्ड के लेवल पे, विश्व स्तर पे कोई अगर संगठन है, कोई अंतिम फैसला दे सकता है तो वह है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, यानी उन्होंने अंतिम पंच मानने पर विशेष जोर दिया। किसने? पंडित नेहरू ने। किसको? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई। भारत ने जोर दिया इस विचार पर कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। भारत उन 160 देशों में शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। यानी भारत भी 1997 में ही क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। और क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू किस प्रकार किया जाए, उसे किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, तो उसे काबू में रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए थे। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, जिसका भारत 1997 में सदस्यता लिया। सुरक्षा घटकों की अगर तीसरी फैक्ट की बात करें तो लिखता है कि देश के अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, ये सभी क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने उन क्षेत्रों को भारत से अलगाने की कोशिश की। क्या किया कि नागालैंड है, मिजोरम हो गया, पंजाब, कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों से कई सारे आतंकवादी या फिर उग्रवादी समूहों ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी ताकि ये देश जो थे, ये जो राज्य थे, भारत से अलग होने की मांग करने लगे, भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाने की मांग करने लगे। ऐसी इन्होंने उग्रवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी और अलगाववाद ला दिया इन्होंने। ठीक है, भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया। भारत ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इन सभी देशों को समझाया, इन सभी राज्यों को समझाया, बार बार देश याद आता है, तो इन सभी राज्यों को समझाया, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, और जितने भी उग्रवादी संगठन थे उनको दबाने का प्रयास किया गया और देश में स्थितियां सामान्य करने की बात कही गई। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर 7 था, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स देखे होंगे वो सभी टॉपिक्स जो हैं आपके एनसीईआरटी बुक में सेम टू सेम दिए हुए हैं, वहीं से हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो अगर आप बुक पढ़ के इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भी समझ में आ रहा होगा। अगर आपने बुक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बुक को एक बार
जरूर पढ़ें, ठीक है, जिससे चीज़ों जो होगी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर 7 था कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।